देखो एक बार फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल पे जब सनलाइट इंसिडेंट हुई तो क्लोरोफिल पे सनलाइट इंसिडेंट हुई तो क्लोरोफिल जो है चार्ज हो गया, मतलब हाईली एनर्जाइज्ड हो गया। हाईली एनर्जाइज्ड क्लोरोफिल ने क्या किया, वाटर पे एक्ट किया। जब वाटर पे एक्ट किया, जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया था कहां से, रूट के थ्रू, उस पे एक्ट किया तो वहां पे 4 हाइड्रोजन के आयन, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल और एटीपी की फॉर्मेशन हुई। ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है, तो ये फोटोसिंथेसिस से बाहर निकल गया, एज अ बाय प्रोडक्ट स्टोमेटा से बाहर निकल गया। ये हाइड्रोजन की आयन NADP नाम के सब्सटेंस के साथ, जो ऑलरेडी वहां ग्रेना में प्रेजेंट होता है, उसके साथ कंबाइन करके ये बना लेता है NADPH+। दूसरा सब्सटेंस जो वहां पे बचा है वो है ATP। ये पूरा का पूरा रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलेंगे, या फिर सिंपली बोलने को लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हो, बात एक ही है। आप लाइट रिएक्शन बोल लो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोल लो, मतलब एक ही है। अब यहाँ पे अब अगला प्रोसेस जो होगा उसमें NADPH+ और ATP दूसरे पार्ट में यूटिलाइज होगा। अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ने स्टोमेटा के थ्रू लिया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्ट करेगा NADPH+ कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। जो ATP यहाँ पे बना था वो ATP यूटिलाइज हो जाएगा, ये NADPH+ जो बना था वो यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा C6H12O6, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन इस पूरी रिएक्शन में देखो लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं पे, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोला जाता है। या बोलने को पहले इसका नाम डार्क रिएक्शन था, लेकिन डार्क रिएक्शन के नाम बोलने से वहां पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये डार्क में होगा, रात में होगा, लेकिन ऐसी बात है नहीं। इसको एक्चुअली लाइट से कोई लेना देना नहीं होता, ये लाइट हो तो भी होगा, लाइट ना हो तो भी होगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि क्लोरोप्लास्ट के कहां पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ये वाला प्रोसेस ग्रैना में होता है, ये वाला प्रोसेस जो है स्ट्रोमा में होता है। इस वाले प्रोसेस को लाइट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके प्रोडक्ट से मतलब है, इसके प्रोडक्ट को वो यूटिलाइज करेगा और यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई। तो ये हो गया इस पूरे रिएक्शन की जो समरी है, वो ये समरी है, ये इसकी समरी हो गई। तो अब इस पूरी प्रोसेस को अगर हमें समराइज करना हो, जैसे कुछ पेपर में क्वेश्चन भी आया था फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स लिखने के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया 3 स्टेप में लिखना होता है। वही 3 स्टेप आपके एनसीईआरटी में भी है, वही 3 स्टेप मैंने भी लिखा है और वही 3 स्टेप लिखना होता है। 3 स्टेप इसके क्या है, सबसे पहला स्टेप में लिखोगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट करेगा क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बिकम हाईली एनर्जाइज्ड, ये होगा पहला स्टेप, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे कि वाटर की फोटोलिसिस होगी। फोटोलिसिस क्यों, लाइट के कारण ब्रेक डाउन हो रही है, किसमें फोटोलिसिस होगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एनर्जी, एनर्जी या एटीपी दोनों में से कुछ भी लिखिए। ये हो गया सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप में लिखोगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी, किसमें रिडक्शन होगी, ग्लूकोज में। आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बोलते हैं। इस 3 स्टेप में हम फोटोसिंथेसिस को समराइज कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप हो गया। लेकिन डेजर्ट प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। डेजर्ट प्लांट के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो वहां पे क्या होता है, डेजर्ट प्लांट दिन में अपनी स्टोमेटा को बंद रखते हैं, तो रात में वो ओपन करते हैं, रात में ओपन करेंगे स्टोमेटा को। तो वहां पे स्टोमेटा से जब ओपन रात में होगी तो रात में तो सनलाइट नहीं है ना, तो रात में तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया और उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेगा। स्टोरेज का जो फॉर्म होता है उसका, वो होता है मैलिक एसिड, जिसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, वो मैलिक एसिड है, लेकिन उसके बारे में इंटरमीडिएट कंपाउंड लिखा, तो हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड टर्म ही यूज करेंगे। तो प्लांट उसको पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरेज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरेज, वो गैस है, गैस को स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर चाहिए, प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो वो उसको पहले कन्वर्ट करेगा सॉल्युबल फॉर्म में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो फॉर्म करके स्टोर कर दिया रात भर में, वो यही काम करता रहता है पूरी रात भर। फिर उसके बाद दिन के टाइम में जब सनलाइट इंसिडेंट होती है, तो ये वाला प्रोसेस तो दिन के टाइम में हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो स्टोमेटा ओपन होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए, वाटर उसको रूट से मिल ही जाएगा और सनलाइट वहां से मिल गया। अब ये प्रोसेस दिन में हो जाएगी, ये प्रोसेस दिन में होगी और मैलिक एसिड उसने जो इंटरमीडिएट कंपाउंड था रात में बना रखा है उस पे एक्ट करेगा, ये सारा सब्सटेंस, तब जाकर के फोटोसिंथेसिस हो। तो डेजर्ट प्लांट के प्रोसेस थोड़े से अलग होते हैं नॉर्मल प्लांट से। क्लियर, कोई कंफ्यूजन?
जैसे ये अमीबा है तो कोई इसका प्रॉपर बॉडी शेप है नहीं। आप यहाँ पे फूड पार्टिकल्स को आता हुआ दिखाओ, फूड पार्टिकल्स को आता हुआ दिखाओ कि फूड पार्टिकल्स इधर की तरफ आ रही है। अब अमीबा क्या करेगा, जैसे ही फूड को सेंस करेगा वहां पे एक स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाएगी, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फूड कप। और यहाँ पे फूड जो है इज टेकन इनसाइड, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड या फिर लिक्विड फूड भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ये स्टेप लिखना जरूरी है, इंजेक्शन सिर्फ लिख के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब भी ये पेपर में आएगा तो वो जो है 2 मार्क का क्वेश्चन होगा या 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, जब 1 मार्क में कभी नहीं होगा, 2 या 3 मार्क में होगा। तो आपको जो है वहां पे लिखना होगा, सिर्फ इंजेक्शन लिख के नहीं छोड़ सकते। ये लिखना होगा कि वो कंजम्पशन है किसका, सॉलिड फूड का या फिर लिक्विड फूड का। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ह्यूमन में होता है बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगी। वो बाहर था, वो पूरी तरह से कंप्लीटली पैक नहीं हुआ था, तो उसको फूड कब बोलेंगे। अब जब ये इस अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो अब इसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलेंगे। ये बन गया फूड वैक्यूल, इसके अंदर फूड है। तो यहाँ पे अमीबा क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, अंदर की ओर एरो दिखाइए और यहाँ पे लिख दीजिए एंजाइम्स, एंजाइम्स लिख दीजिए। अब एंजाइम्स से होगा क्या, एंजाइम्स से होगा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब लिखना पड़ेगा वहां पे, डाइजेशन का मतलब क्या है। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन इनटू सिंपलर फूड, ये लिखना पड़ेगा इतनी चीजें। आप डाइजेशन हुआ, अब डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप होना है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में आप क्या दिखाओगे कि ये जो है सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो चुका, पहले यहाँ पे सॉलिड फूड किया था, अब देखो सिंपलर फूड हम दिखा रहे हैं, वहां पे डॉट डॉट के फॉर्म में दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आप अगर इसको थोड़ा सा और बढ़िया से डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे थोड़े से ट्राइंगल या दूसरे से बना दो और डॉट डॉट बना दो। तो जो डॉट डॉट है वहां से आप एरो दिखाओगे अमीबा की बॉडी के अंदर, और जो बड़े बड़े वाले पार्टिकल आपने छोड़ रखे हैं उसको आप वहीं पे रहने दो, उसमें एरो मत दिखाओ। मतलब क्या, वो क्या है, वो वैसा वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो, जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है सेम वैसे ही होना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ क्या, बताओ क्या मतलब लिखोगे इसका, कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, या हाँ ठीक है डाइजेस्टेड फूड। अब इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप क्या आएगा, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या दिखाना है, देखो एसिमिलेशन में दिखाना है इसके किसी बॉडी पार्ट को बढ़ता हुआ दिखा दो, यहाँ पे वो पार्ट दिखा दो जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ, यहाँ पे उस पार्ट को ले, जो डॉटेड पार्ट बनाया था वो यहाँ पे लेके आ जाओ और यहाँ पे दिखा दो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब हुआ यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड, ये हो गया एसिमिलेशन। अब जो इसका लास्ट डायग्राम बनेगा, लास्ट डायग्राम के लिए मैं ऊपर बना देता हूं यहाँ पे, जो लास्ट डायग्राम बनेगा उसमें क्या दिखाओगे कि जो फूड वैक्यूल है वो फूड वैक्यूल सीडोपोडिया से किसी एक पार्ट से अटैच कर दो और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसको बाहर निकलते हुए दिखा दो। ये हो गया इजेशन। इजेशन का मतलब क्या लिखोगे, रिमूवल, किसकी रिमूवल, और अनडाइजेस्टेड फूड। तो इतनी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। लंग्स की वर्किंग बतानी है, लंग्स में कैसे वर्किंग होती। देखो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर रिब केज है और इसके नीचे यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम अटैच है, ये वाला पार्ट ह्यूमन हार्ट का पार्ट है। ये जो है ट्रैकिया हो गया, और ये जो ट्रैकिया है इसके लोअर पार्ट में आप देखो वहां पे कार्टिलेजिनस रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप्ड लिगामेंट होते हैं। सी शेप्ड लिगामेंट कार्टिलेजिनस रिंग का रोल क्या है, इसका रोल होता है कि जब एयर ना हो वहां पे तो उसको वो ब्लॉकेज से प्रिवेंट करेगा, किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं होने देगा। सी शेप है मतलब इस शेप में है, अगर एयर ना हो तो वो यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, इससे ज्यादा वो कोलैप्स नहीं कर सकता, फिर भी उसके अंदर पैसेज बनी हुई रहेगी, इसीलिए जो है सी शेप्ड लिगामेंट होता है किसी भी तरह के कोलैप्सिंग से बचाने के लिए। ये आगे जाकर के यहाँ पे डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ तो अब जाकर के ब्रोंकियोल, इसको हम लोग ब्रोंकियोल बोलेंगे। ब्रोंकियोल आगे चलते फिर फर्दर कई पार्ट में डिवाइड होता है, जो पहली डिवीजन होती है प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर टर्शियरी ब्रोंकियोल, इस तरह से कई सारी डिवीजन होती है। और सबसे लास्ट में इसके ऊपर जो है इस तरह से एक बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई।
तो जब हमें इनहेलेशन, ये जो एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सरफेस कहीं की भी हो, किसी भी जगह की रेस्पिरेटरी सरफेस हो, चाहे वो फिश की हो, चाहे वो ह्यूमन की हो, चाहे वो किसी भी जगह की हो, अर्थवर्म की हो, किसी भी जगह की, रेस्पिरेशन जहां से करेगा उसकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? थिन होगा, परमिएबल होगा, मॉइस्ट होगा, रिचली सप्लाइड होगा विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होगा एयर के। ये सब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, हर एक रेस्पिरेटरी सरफेस में होगा, चाहे कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस हो। अगर हमें इनहेलेशन करनी है, मतलब सांस लेना है, और सांस लेना है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और ये जो रिब केज है, रिब केज के जो मसल्स है, वो इसको बाहर की ओर इसको एक्सपेंड करती है, रिब केज बाहर की ओर एक्सपेंड करती है, और डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। उससे क्या होता है? लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो जब लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से क्या होगा? इसके अंदर का जो एयर प्रेशर है, वो एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जब एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा? एयर विल स्टार्ट रशिंग इनटू द ट्रैकिया, अंदर एंटर करने लगेगी। तो जब एयर यहाँ पे एंटर करेगी, तो इस जगह पे जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है, वो म्यूकस की मेम्ब्रेन इसको फिल्टर की, फिर उसके बाद वो एयर जो है फिल्टर्ड एयर ट्रैकिया में एंटर किया, और यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे एंटर किया ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से प्राइमरी ब्रोंक्यूल में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में, और फाइनली किस में पहुंचा? एल्वियोलाई में पहुंचा। जब एल्वियोलाई में पहुंचा, तो एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल का। तो जब एयर यहाँ पे पहुंचा इसके अंदर, तो उस एयर में नाइट्रोजन का अमाउंट तो 78% है, बट ऑक्सीजन का अमाउंट 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.03% है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ब्लड वेसल में हार्ट से ब्लड आ रही है। कौन सी ब्लड आ रही है? इम्प्योर ब्लड। हार्ट जो है लंग्स को कौन सी ब्लड सप्लाई करती है? इम्प्योर ब्लड सप्लाई करती है। इम्प्योर ब्लड करने का मतलब क्या? कि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट लेस है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी हाई है। और इसमें क्या है? जस्ट उसका उल्टा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। मैंने आपको बताया था इसकी मेम्ब्रेन जो है एकदम पतली सी होती है। यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है कैपिलरी का, ब्लड के कैपिलरी का, उसका मेम्ब्रेन भी सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन होता है। ब्लड कैपिलरी कहीं पे भी होगा, सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन होगा। आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो ब्लड वेसल के अंदर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखो, ब्लड वेसल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड देखो, दोनों अपोजिट सिचुएशन। कोई भी गैस या कोई भी चीज अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपने हायर से लोअर की ओर, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर से लोअर की ओर मूव करेगी। जिस प्रोसेस को हमने क्या बोला? एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बोले। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज हो गया, तो यहाँ पे जो ब्लड बाहर निकल रहा होगा, उस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट काफी ज्यादा हाई हो चुका होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी ज्यादा लो हो चुका होगा। अब इस ब्लड को हमने प्योर ब्लड बोला। ये ब्लड यहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा? लंग्स में, सॉरी, हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से जो है फिर पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाएगा। चलो, ये तो हो गया। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द गैसेज हो गई। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होने के बाद अब इस गैसेज को, एक्सचेंज गैस को बाहर निकालना है। तो एक्सचेंज गैस को जब बाहर निकालना है, तो अब पहले की प्रोसेस का जस्ट उल्टा प्रोसेस होगा। अब हमारी जो रिब की मसल्स है, वो इसको अंदर की ओर पुश करेगी, अंदर की ओर पुश करेगी। और डायफ्राम जो है, डायफ्राम भी क्या करेगा? इसको, लंग्स को अंदर की ओर ऐसे पुश करेगा। डायफ्राम अब डोम शेप्ड हो गया। ये देखो, डोम शेप्ड हो गया डायफ्राम। तो जिससे क्या होगा? ये ऊपर की तरफ इधर पुश किया, और ये इधर से पुश किया, तो जिसके कारण लंग्स की वॉल्यूम, अब जो लंग्स की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई। लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या हुआ? एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब एयर विल स्टार्ट कमिंग आउट अगेन। एयर बाहर निकल जाता है, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे एल्वियोलाई में हमेशा बचा रह जाता है। उस अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग बोलते क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं। जिसका पर्पज क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का, उसका पर्पज होता है कि वो हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाएगा। और साथ ही साथ उसका एक और काम है। क्या काम करेगा? वो कंटिन्यूएशन करेगा, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस की कंटिन्यूएशन करेगा। इवन आफ्टर द एक्सहेलेशन वहां पे एक्सचेंज ऑफ द गैस होती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया लंग्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है।
चलो सुनो, यहाँ ये क्या है, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। से लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। और पूरी बॉडी से, बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम, इस पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम से कलेक्ट होकर के बॉडी से यहाँ पे पहुंचा ब्लड, इधर इधर से पहुंचा ब्लड बीना कावा से होता हुआ, और हेड और हैंड से जो यूटिलाइज्ड ब्लड है उसमें पहुंचा राइट एट्रियम में। इसमें जब ब्लड फिल हो रहा होता है, इस वक्त जब इसमें ब्लड फिल हो रहा होता है तो एक हल्की सी आवाज आती है लब लब करके, इसमें ब्लड फिल हुआ। अब इसके बाद यहां से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से इस वाल्व के थ्रू होता हुआ नीचे आया। कौन सी वाल्व है ये, बाइकस्पिड वाल्व, और इधर ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें है कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। यहां से इम्प्योर ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके, और इसमें बाइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके यहाँ पे आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो नीचे वाली वेंट्रिकल है, जब नीचे वाली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये देखो ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, इधर जो ट्राइकस्पिड वाल्व है नीचे की ओर मुड़ा हुआ है, मतलब क्या ये ऊपर की ओर ओपन नहीं हो सकता, ऊपर क्लोज हो जाएगा, ये वन वे डायरेक्शन में ही ब्लड को फ्लो करने दे सकता है। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड इधर से होता हुआ, इस आयोटा से होता हुआ पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच जाएगा। और यहां से जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर से होता हुआ और इधर से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। फिर वो लंग्स में प्यूरिफाई होगा, फिर इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे फ्लो होता रहेगा। तो ये ह्यूमन हार्ट की वर्किंग होती है। ह्यूमन हार्ट की वर्किंग में देखो यहाँ पे दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। वो सर्कुलेशन जो कि लंग्स से रिलेटेड सर्कुलेशन है, कौन कौन से रिलेटेड सर्कुलेशन है, एक ये वाली सर्कुलेशन देखो, सर्कुलेशन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों सर्कुलेशन लंग्स से रिलेटेड सर्कुलेशन है, हार्ट विद लंग। तो इस तीनों सर्कुलेशन को क्या बोला जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब उसके बाद इस सर्कुलेशन में आप देखो, सर्कुलेशन नंबर 4, सर्कुलेशन नंबर 5 और सर्कुलेशन नंबर 6, ये तीनों सर्कुलेशन 4, 5 और 6, ये तीनों सर्कुलेशन हार्ट की ऑर्गन सिस्टम के साथ रिलेटेड सर्कुलेशन। तो इस तीनों सर्कुलेशन को क्या बोला जाएगा, सिस्टेमिक, क्या बोला जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन हो रही है ह्यूमन हार्ट में। दोनों सर्कुलेशन कौन कौन से सर्कुलेशन समझ में आया, हार्ट की लंग के साथ 1, 2 एंड 3, हार्ट की लंग के साथ 1, 2 एंड 3 क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। 3 के बाद जो है देखो 4, 5 एंड 6, ये ह्यूमन हार्ट के सर्कुलेशन किसके साथ हो रही है, बॉडी ऑर्गन के साथ। तो इस सर्कुलेशन को क्या बोला जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। both the circulations taken together we will call it as double circulation। तो ह्यूमन हार्ट में दो सर्कुलेशन होती है। अब यहाँ पे देखो, जब इस जगह से जो ब्लड सप्लाई होगी, यहाँ पे इस जगह की देखो, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जब ब्लड सप्लाई होगी तो वो पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में जा रहा है। तो हर एक ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचाने के लिए ब्लड को काफी हाई प्रेशर से सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी जो वॉल होती है, इधर की वॉल या इस बीच की वॉल, ये वॉल काफी थिक होती है, और हाईएस्ट प्रेशर जो ह्यूमन हार्ट का आता है वो इस जगह पे आता है, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। और वो प्रेशर होता कितना है, 120 mm ऑफ एचजी। मरकरी की कॉलम से जब मेजरमेंट करते हैं तो 120 mm ऑफ एचजी होता है। जब ह्यूमन हार्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में होगा उस वक्त जो वो आर्टरी पे प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है वो डायस्टोलिक कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर। और वो प्रेशर होती कितनी है, 80 mm ऑफ एचजी। ओके क्लियर। चलिए रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो रेस्पिरेशन होती है, चाहे कुछ भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इस अर्थ का, हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज सबसे पहले एंटर करेगा कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करने के बाद वो जो है वहां पे कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरूवेट।
या पायरुविक एसिड भी बोल सकते हो, एक ही बात। तो ये दो मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होगी, और वहां पे साथ में 2 एटीपी की भी प्रोडक्शन होगी, 2 एटीपी की प्रोडक्शन होगी। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हर एक ऑर्गेनिज्म में, यहां तक की तो प्रोसेस कॉमन होती है। इसके बाद की प्रोसेस अलग अलग हो सकती है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट हो इन द केस ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल, तो वैसे केस में क्या होता है कि ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में 36 एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये तभी होगा जब ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट होगा, और ये प्रोसेस हमेशा कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगी, ऑक्सीजन के सफिशिएंट प्रेजेंस में होगी। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस का जो स्टेप्स होता है उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल बोला जाता है। ओके, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर वो नहीं करेगा। प्रोसेस का नाम एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसके जो स्टेप्स होते हैं सारे स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ प्लांट, इन द केस ऑफ एनिमल मसल्स, एनिमल मसल्स की जगह पे आप यहां पे क्या ले लो, वर्टिब्रेट या मैमल्स, मैमल ले लो, मैमल, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे रैबिट से भी आ चुका है। आया था ना किसी पेपर में क्वेश्चन रैबिट से, नहीं आया था, रैबिट से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था कि रैबिट में मसल्स में जो है लैक्टिक एसिड जमा हो गया, या किसी किसी जगह पे टाइगर आता है, कोई टाइगर जो है डियर के पीछे दौड़ रहा है, उसके मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते थे। ऐसा मत समझिएगा ये सिर्फ ह्यूमन के केस में होता है, नहीं, ह्यूमन के ही केस में नहीं होता, हर एक मैमल्स के केस में होगा, जितने भी मैमल है हर एक मैमल के केस में। ठीक है, मैमल में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट इनसफिशिएंट है तो ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के साथ में 2 एटीपी की प्रोडक्शन होगी, और ये लैक्टिक एसिड जब मसल्स में एक्यूमुलेट होता है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस करता है, मसल क्रैम्प क्रिएट करता है, मसल क्रैम्प हो जाता है वहां पे ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। ओके, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो वैसी कंडीशन में प्लांट के ये एब्सेंट की बात जो कर रहा हूं वो यीस्ट के केस की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो, ये किसकी बात कर रहा हूं, प्लांट की बात कर। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो देन वी आर टॉकिंग अबाउट यीस्ट, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट। ऐसी केस में वहां पे C2H5OH और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 2 एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ये जो है इसमें अगर यीस्ट की प्रोसेस होती है, यीस्ट में ये प्रोसेस होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, ये दोनों जो प्रोसेस हो रही है ये ऑक्सीजन के इनसफिशिएंट सप्लाई में हो रही है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू होता है कहां पे, साइटोप्लाज्म के केस में। ये पहले भी साइटोप्लाज्म में हो रहा था, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आगे साइटोप्लाज्म के में ही होता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक के बेस में, तो एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर इनसफिशिएंट सप्लाई में, ये होगा पहले साइटोप्लाज्म में फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, ये होगा साइटोप्लाज्म के आगे भी साइटोप्लाज्म में ही कंटिन्यू करेगा। इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है मैमल के केस में लैक्टिक एसिड, और इसमें प्लांट और यीस्ट के केस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। कंप्लीट क्यों, 6 से 3, 3 से 1, इससे ज्यादा ब्रेकडाउन तो नहीं हो सकती, कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहां पे देखो 6 से 3, 3 से 3, ये 3 कार्बन, 6 से 3 और 3 से 2, इससे आगे ब्रेकडाउन तो पॉसिबल है। तो इसलिए जो है ये दोनों इनकम्प्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड है, ये दोनों प्रोसेस इनकम्प्लीट यूटिलाइजेशन हो गई, ये हो गया कंप्लीट यूटिलाइजेशन। ओके, ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए। सुनो, ये ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी की जो ब्रांच है वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, और वो हर एक ब्रांच जो है अलग अलग नेफ्रॉन में एंटर करेगी। ठीक है, नेफ्रॉन में एंटर करेगी, तो जब नेफ्रॉन के अंदर एंटर करती है तो वहां पे जो है इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी।
और ये एंटर करेगी अभी नेफ्रॉन के अंदर, और नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगी तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बॉमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर करता है। बॉमेंस कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये देखो कप की तरह दिख रहा है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और इससे नीचे एक जो टिब्यूल नीचे की ओर आती है, उस टिब्यूल को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब ये टिब्यूल जब और नीचे आएगी तो और नीचे आकर के ये थोड़ी सी पतली हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे इसको बहुत ज्यादा पतला कर देते, इतना पतला नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का सा पतला। कितना पतला होगा उसके लिए आप जो है एनसीईआरटी देख सकते हो। तो आप इसको इतना पतला मत कर दो कि एकदम वहां पे डिफरेंस में बहुत ज्यादा पता चलने लगे, इतना नहीं होता। ये हो गया। ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर जहां पे बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग लूप ऑफ हेनली बोलते हैं, लूप ऑफ हेनली। अब फिर से ये ऊपर की ओर मूव करेगा, अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग डीसीटी बोलेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आगे जाकर के अटैच करता है एक कलेक्टिंग डक्ट को। कलेक्टिंग डक्ट में इस तरह के कई सारे डीसीटी ओपन होते हैं, बहुत सारे डीसीटी इस तरह के ओपन होते जाएंगे और उसमें यूरिन की कलेक्शन होती चली जाएगी। अब इसके बाद ये जो ब्रांच है जिसको कि हम लोग ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन बोलते हैं, रीनल वेन की ये ब्रांच है, ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन, ये नीचे की ओर ऐसे डिसेंड होती है और ये डिसेंड होकर के यहाँ पे पीसीटी और ये जो स्ट्रक्चर है डीसीटी दोनों को कॉइल करेगी। ये इधर इसको कॉइल करती जाएगी और ये इसको इधर कॉइल करती चली जाएगी। और ये फिर यहाँ पे लूप ऑफ हेनली पे ये कॉइलिंग नहीं होती, ये कॉइलिंग जो होती है, ये कॉइलिंग सिर्फ कहाँ पे होती है, पीसीटी के ऊपर और डीसीटी के ऊपर कॉइलिंग होगी। ये नीचे लूप ऑफ हेनली पे कॉइलिंग नहीं होगी। ये कॉइलिंग का थोड़ा डायग्राम अच्छे से देख लेना आप लोग, ये इधर कॉइलिंग होगी, ये आपस में इधर भी कनेक्टेड होती है, तो ये इस तरह से कॉइलिंग होगी। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, लूप ऑफ हेनली पे कॉइलिंग मत कीजिएगा, ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब ब्लड यहाँ पे एंटर किया, कहाँ पे एंटर किया, ग्लोमेरुलस, ये स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर किया, तो इस जगह पे सबसे पहले क्या होगा कि ब्लड में जो प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल्स है वो इसी जगह पे रुक जाएंगे, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लड में डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से फिल्टर होकर के बॉमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाएंगे। बॉमेंस कैप्सूल के अंदर जब एंटर कर गए तो ब्लड में मिक्स्ड सब्सटेंसेज यहाँ पे आ गई बॉमेंस कैप्सूल में, बॉमेंस कैप्सूल से अंदर नीचे आ गई किसमें, पीसीटी। पीसीटी में जब ये आई तो पीसीटी की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो वॉल है मेम्ब्रेन जो ये काफी ज्यादा परमिएबल होती है, और इसके ऊपर कॉइल किसने करके रखा है, ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन ने। तो ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन क्या करेगा, यहाँ पे जो पहली प्रोसेस हुई वो प्रोसेस का नाम क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोला क्योंकि सब चीजों की फिल्ट्रेशन नहीं हुई, सॉलिड पार्टिकल्स की फिल्ट्रेशन नहीं हुई, ब्लड में आरबीसी है या बड़े बड़े प्रोटीन्स है वो सब चीजों की फिल्ट्रेशन नहीं होगी। फिल्ट्रेशन, फिल्टर्ड पार्ट जब यहाँ पे एंटर किया तो लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट इसमें आता है। 180 लीटर, एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट इसमें आएगा, और उस 180 लीटर में से 178.5 लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो रीअब्जॉर्प्शन करेगा कौन, यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन किया 1.5 लीटर छोड़ दिया, बाकी जो है पूरे दिन में 178.5 लीटर की रीअब्जॉर्प्शन किया। तो उसमें से किस किस चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होगी, उन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होगी जो चीजें हमारी बॉडी के लिए इसेंशियली रिक्वायर्ड है। और वो इसेंशियली रिक्वायर्ड चीजें कौन कौन सी होती है, उसमें होता है वाटर, सबसे पहली चीज वाटर का मोस्ट ऑफ द पार्ट रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट। उसके बाद वहां पे ग्लूकोज, यूजफुल सॉल्ट, अमीनो एसिड्स और यूरिया, यूरिया नहीं, वो सब चीजें नहीं रीअब्जॉर्ब करी जाएगी, इट विल बी रीअब्जॉर्ब एंड इट विल नॉट एब्जॉर्ब। जो चीजें नहीं एब्जॉर्ब की जाएगी उसमें होगा यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मफुल सॉल्ट, ये सब चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं करी जाएगी, यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मफुल सॉल्ट। और ये मैक्सिमम वाटर का मैक्सिमम पार्ट ग्लूकोज, यूजफुल सॉल्ट, अमीनो एसिड, ये सब चीजें रीअब्जॉर्ब कर ली जाएगी। यहाँ पे आप देखो यूजफुल सॉल्ट और हार्मफुल सॉल्ट, कितना सॉल्ट बाहर निकलना है, कौन सी सॉल्ट बाहर निकलनी है, कौन सी सॉल्ट बॉडी के अंदर रहनी है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर और सॉल्ट की बैलेंस बॉडी में बनाना, ये काम भी इसी का है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन।
ये सब चीजें रीअब्जॉर्ब करी गई, ये सब चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं करी गई। तो ये सारी चीजें जो रीअब्जॉर्ब नहीं करी गई डीसीटी के थ्रू कहां आ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगी। और इस प्रोसेस को, ये जो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आ रही है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेक्रीशन, सेक्रीशन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन हुई, यहां से कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, कलेक्टिंग डक्ट से चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, वहां पे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो कितनी किस चीजों की एब्जॉर्प्शन होनी है, कौन सी चीज छोड़ना है वहां पे, कितनी यूरिन की फॉर्मेशन होनी है, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय 3 फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर, कितना एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी में है, पहला फैक्टर हो गया। मैं क्या बता रहा हूं अभी, यूरिन कितना बनेगा वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर नंबर 1, बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट कितना है। दूसरा फैक्टर, अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है बॉडी में। तीसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ एडीएच, जिसको कि हम लोग वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं, जो पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, यूरिन की फॉर्मेशन कितनी होगी। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कभी अगर नेफ्रॉन प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, कंडीशन में क्या करना होगा, वैसे कंडीशन में आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना पड़ेगा। उस कंडीशन में हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस करते हैं, हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में एक इस तरह का सिस्टम होता है, यहाँ पे इधर से ब्लड लेकर के आए और ब्लड को हम लोग इस मशीन के अंदर इस तरीके से, कई सारा, यहाँ पे हमने बहुत कम दिखाया है इस तरह का स्ट्रक्चर, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड बहुत एकदम नेटवर्क की तरह होता है। हमने सिंपल रखा है डायग्राम को, बट ये अंदर पूरा नेटवर्क की जाल की तरह होता है, नेट की तरह होता है ये स्ट्रक्चर। इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। यहां से हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है, उस पेशेंट जिसकी ब्लड को प्यूरिफाई करना है, उस पेशेंट की इम्प्योर ब्लड को हम यहां से लेकर के आएंगे और इम्प्योर ब्लड को इसमें इस वाले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, एक डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालेंगे, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो यहाँ पे हमने डाला, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसके बाहर में फिल्ड है, यहाँ पे इस जगह पे फिल्ड है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इस जगह पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन फिल्ड है। तो होता क्या है कि ये जो इम्प्योर ब्लड है, इस इम्प्योर ब्लड के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखो जिस ट्यूब से थ्रू पास कर रही है उसकी मेम्ब्रेन तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। बाहर में जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें एग्जैक्टली वो हमारे ब्लड की प्लाज्मा की तरह होगा, बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा की तरह। उसमें सिर्फ वही चीज नहीं होगा जो चीज निकालना है। ब्लड में से कौन सी चीज निकालना है, यूरिया निकालना है, यूरिक एसिड निकालना है, हार्मफुल सॉल्ट निकालना है। तो बाहर में जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन हमने डाला है, उस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में सिर्फ वो चीज नहीं है जो चीजें हमें वहां से निकालनी है। और आपने पढ़ा है कि यहाँ पे कोई भी चीज अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती है। यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा बाहर, यूरिया। क्या निकला बाहर, यूरिक एसिड। और क्या निकला बाहर, हार्मफुल सॉल्ट। यही सब चीज बाहर क्यों निकला, क्योंकि ये सब चीज बाहर के सॉल्यूशन में नहीं था। और यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पूरा नेटवर्क बना रखा है, नेट की तरह बना रखा है। तो जहां पे भी वहां पे कांटेक्ट में आएगा, उस जगह पे बाहर निकल गया। क्या निकल गया, ये सब चीजें जो हमें ब्लड से बाहर निकालनी है। अब ये ब्लड इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ बाहर निकला। कहाँ निकला बाहर, ये गया बाहर टू द पेशेंट। ब्लड यहाँ पे हमने फिर से पेशेंट की बॉडी में एंटर कर दिया, ठीक है। एक तरफ से निकालते जाते हैं, प्यूरिफाई करते जाते हैं, पेशेंट की बॉडी में एंटर करते चले जाते हैं। तो ये काफी स्लो प्रोसेस होता है, इतना फास्ट नहीं होता, काफी स्लो प्रोसेस होता है। लगभग 4 से 5 घंटे लग ही जाता है डायलिसिस करने में। और डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी जो है दैट डिपेंड्स कि पर्सन का किडनी कितना खराब है। पर्सन का किडनी अगर 50% काम कर रहा है, बाकी 50% का है तो डायलिसिस करना है, तो वो फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करेगा कि किडनी कितना खराब है। अब इधर से हम फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालते रहेंगे और इधर से जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसको बाहर निकालते रहते हैं। इसलिए कॉस्टली प्रोसेस भी होता है, क्योंकि उसको उसी तरीके से बनाना भी पड़ता है कि बिल्कुल इट शुड बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा, बट दैट ब्लड प्लाज्मा इज डिवाइड ऑफ दोज थिंग्स व्हिच हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द ब्लड। क्लियर। न्यूरॉन मैसेज की कंडक्शन करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो न्यूरॉन में जो है क्या होता है, यहां से देखो, आपने अभी तक जो देखा होगा एक ही क्वेश्चन है जो हर पेपर में आ रहा है, और वो क्वेश्चन भी अब बता देता हूं, सुनो। न्यूरॉन की डेंड्राइट है, ये सबसे पहले डेंड्राइट कहां पे प्रेजेंट होती है, ये होती है किस जगह पे प्रेजेंट होगी डेंड्राइट, रिसेप्टर पे होती है।
तो डेंड्राइट जो रिसेप्टर पे प्रेजेंट है वहां पे मैसेज रिसीव किया। अब मैसेज रिसीव करने के बाद ये मैसेज को लेकर के आया सेल बॉडी के अंदर। ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर जो है कई सारे छोटे छोटे ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको निडल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। निडल ग्रैन्यूल्स क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर देगा, और सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के चेंज होने से वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ से कैरीड होगा टू द नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग दो तरीके से अटैच होता है, या तो एक नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच होगा, या फिर नर्व की जो एंडिंग होती है ये नर्व की एंडिंग मसल से अटैच होती है। ये दो तरीके से अटैच होती है नर्व की एंडिंग, या तो एक न्यूरॉन की एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच्ड होगी, या फिर न्यूरॉन की एंडिंग कहां से अटैच्ड होगी, मसल से अटैच्ड होगी। इस दो तरीके से अटैच्ड होती है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में आया। अब इस नर्व की एंडिंग के में क्या होगा, यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दो न्यूरॉन के बीच वाली जो ये गैप है, इस गैप को जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाते हैं। और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट जिसपे कि वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में रिसेप्टर प्रेजेंट है उस पे अटैच हो गए, यहाँ पे आके रिलीज हुआ और इस रिसेप्टर पे आके अटैच हो गया। तो अब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट होती है उसमें फिर से वो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स केमिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर से अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट में इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करता है। न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर से कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखो नर्व की एंडिंग पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये डायरेक्शन कभी रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे मैसेज की जो ट्रांसमिशन होती है वो सिर्फ वन वे डायरेक्शन में ही, इधर से इधर ही पॉसिबल है, इधर से इधर पॉसिबल नहीं है। क्या लिखोगे आंसर में, इसके आंसर में लिखोगे नर्व की एंडिंग पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट पे क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये जो है कभी भी दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब ये तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन की बात होगी, जब एक न्यूरॉन मसल्स से अटैच होगा तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे कैल्शियम की आयन रिलीज होती है, और ये कैल्शियम की आयन जो है माइटोकॉन्ड्रिया को इनिशिएट कर देती है टू प्रोड्यूस एटीपी। और ये एटीपी जो है क्या करता है, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। क्या क्या चीज हुआ यहाँ पे हुआ, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचा, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या रिलीज किया, कैल्शियम की आयन। वो कैल्शियम की आयन क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट कर दिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो न्यूरॉन का ट्रांसमिशन, न्यूरॉन की वर्किंग हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा नहीं है कि ब्रेन से कंट्रोल नहीं होती, रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन से भी कंट्रोल होती है। हेड का जो कोई रिफ्लेक्स होता है वो सारा का सारा ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, लेकिन ब्रेन का थिंकिंग पार्ट उससे इन्वॉल्व नहीं होता। स्पॉन्टेनियस होगा, क्विक होगा, इनवॉलंटरी। इस तरह के रिस्पॉन्स जो स्पॉन्टेनियस होंगे, क्विक होंगे, इनवॉलंटरी होंगे, एंड दैट विल not be controlled by the thinking part of the brain, that will either controlled by the subconscious part of the brain या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो नॉर्मली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछा जाता है, रिफ्लेक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक पेपर में क्वेश्चन था कि एक कोई लड़की थी, वो कोई फूल तोड़ रही थी और उसका कांटा चुभ गया, ऐसा क्वेश्चन था ना किसी पेपर में। हाँ, तो वो इंडस वैली के पेपर में था, तो वो कांटा चुभ गया, तो वहां पे रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बनाना था। तो वो जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो किस चीज के लिए है, स्पाइनल रिफ्लेक्स के लिए है। तो वहां पे जैसे हमने हॉट प्लेट बनाया था, याद है, हॉट प्लेट वाला बनाया था, हॉट प्लेट की जगह पे सिर्फ वहां पे क्या शो करना है, कांटे को शो करना, थॉर्न्स को शो कर देना, बस हो गया, बाकी सारा कुछ सेम बनेगा। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कंप्लीट पाथवे है। जैसे यहाँ पे अब जो है आप क्या बनाओगे, कांटे का स्ट्रक्चर बना लोगे और वहां पे हैंड का स्ट्रक्चर बनाओ, और ये हैंड में यहाँ से मैसेज जो है कंडक्ट हुई, कहां तक कंडक्ट हुई, ये यहाँ से गई स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक कंडक्ट हुई, और स्पाइनल कॉर्ड से ये यहाँ से वापस आई कहां पे, हैंड के मसल्स में, हैंड के मसल्स में आई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये मैसेज को इस जगह से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और यहाँ पे जो मैसेज को आपस में सेंसरी न्यूरॉन
और मोटर न्यूरॉन को बीच में कनेक्ट कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन। यहाँ से भी किसी स्कूल के पेपर में क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई ब्लैंक दिया हुआ था, ब्लैंक दिया था, उसको फिल करना था, यहाँ से भी था ना क्वेश्चन। तो हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रिसेप्टर, रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज कर रिसीव किया, और रिसीव करके ये जो है कहां से लेकर के आया, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को भेजा, सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस कहां पे आया, ये आया इफेक्टर मसल तक आया, इफेक्टर मसल तक आया, इफेक्टर मसल में इफेक्ट हुआ, वर्क हुआ, जो भी काम होना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो आप देख रहे हो सारा का सारा स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रहा है, इसलिए इस तरह के रिफ्लेक्स को क्या बोला जाएगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स बोला जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मान लो लाइट है, अब लाइट अचानक ब्राइट लाइट आई और आपकी आई की प्यूपिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई, अब ये क्या है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स है। अब सेरिब्रल रिफ्लेक्स है, इसमें आपने दिखाया कि लाइट है, और लाइट है तो यहाँ पे आई की जो प्यूपिल है, ये वाला डायग्राम भी शायद किसी बच्चे ने बनाया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, किसी का तो पेपर मैंने देखा था ये क्वेश्चन। तो ये जो है सेरिब्रल रिफ्लेक्स में, यहाँ पे आई की प्यूपिल से मैसेज पहुंचा, ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होता हुआ कहाँ पे, ब्रेन का, ब्रेन के किस पार्ट तक, सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर जो है वापस कहाँ पे पहुंचा, इसी आइरिस मसल तक पहुंचा, फिर से वहां पे एक्शन हुआ। तो ये सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे लाइट क्या है, लाइट हो गया इसका स्टिमुलस, स्टिमुलस यहाँ पे है रिसेप्टर, ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन, ये हो गया ब्रेन का वो पार्ट जो कि उस रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है, ये हो गया मोटर न्यूरॉन, और वापस एक्शन यहीं पे आ रहा है, इफेक्टर भी वहीं पे है। तो ये हो गया सेरिब्रल रिफ्लेक्स, ये हो गया स्पाइनल रिफ्लेक्स। इसकी जो पूरी पाथवे है, टोटल पाथवे, उस टोटल पाथवे को, चाहे ये पाथवे हो चाहे ये पाथवे, टोटल पाथवे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, चाहे ये पाथवे हो चाहे ये पाथवे। ओके, समझ में आया। जैसे ब्लड में हमारे, जब ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है, कब बढ़ता है, खाना खाया हमने, खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ, तो ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हुआ तो क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, प्रोटीन जब डाइजेस्ट हुआ तो अमीनो एसिड, फैट जब डाइजेस्ट हुआ तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना। तो जब फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पार्ट, तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में किस चीज का अमाउंट बढ़ा, ग्लूकोज का अमाउंट। वो ग्लूकोज का अमाउंट जब हमारी ब्लड में बढ़ा, तो उस वक्त इस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ने क्या किया, एक स्टिमुलस क्रिएट किया, और वो स्टिमुलस कहां पहुंचा, वो पहुंचा पैनक्रियाज पे। तो पैनक्रियाज की जो एक ग्लैंड है, जिस ग्लैंड, जो ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है, बीटा सेल के, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज जो है, ये क्या करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ब्लड में जो अवेलेबल ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिस फॉर्म का नाम है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है किसका, ग्लूकोज का, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ये है। अब ये ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड हुआ, वो कौन सा ग्लाइकोजन, वो कौन सा अमाउंट है, वो ग्लूकोज का वो अमाउंट है जो ब्लड में हमारे ज्यादा है। ठीक है, ब्लड में जो ज्यादा अमाउंट है वो स्टोर हो गया इस फॉर्म में। अब क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो रेस्ट ग्लूकोज है वो तो यूटिलाइज हो रहा है, जैसे हम कॉन्टिन्यूसली तभी से बोले जा रहे हैं, तो आखिर कुछ तो एनर्जी अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर मान लो सुबह में 8 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया, वो जो है 9 साढ़े 9 बजे तक डाइजेस्ट हो गया, तो उस वक्त 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मेरे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट काफी हाई रहा होगा। जो हाई अमाउंट था उसको मेरी पैनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन प्रोड्यूस करके, और उस ब्लड ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया होगा। अब जो अमाउंट ग्लूकोज का ब्लड में है वो तो यूटिलाइज हो रहा है, कहां, वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के कंटिन्यूअसली उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली जो मैं बोल रहा हूं, काम कर रहा हूं, हैंड की मूवमेंट कर रहा हूं, जो भी चीज हमारी बॉडी, मेरी बॉडी में हो रही है, वो एनर्जी तो यूज कर रही है ना। तो वो एनर्जी कहां से आ रही है, उसी ग्लूकोज से आ रही है, जो ग्लूकोज कहां पे प्रेजेंट है, ब्लड में है। एक्स्ट्रा अमाउंट तो ऑलरेडी डिपॉजिटेड हो गया, कहां डिपॉजिटेड हो गया, ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिटेड हो गया, लीवर में या फिर मसल सेल्स में, वहां पे डिपॉजिट हो गया। अब धीरे धीरे मेरे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता चला जाएगा, क्योंकि मैं यूटिलाइज करता जा रहा हूं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल एक अमाउंट से कम होगी। जब अमाउंट से कम होगी, अभी चलो अभी ठीक है, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट काफी कम हो जाएगा।
तो जब ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट जैसे ही कम होने लगा एक सर्टेन अमाउंट से, वैसे ही क्या होगा कि जो अल्फा सेल है पैनक्रियाज की, वो अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज एक फिर से हार्मोन प्रोड्यूस करेगी और उस हार्मोन का नाम होगा ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन के प्रोडक्शन होने के साथ ही इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। जैसे इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। अब ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, जो ब्लड में जो यहाँ ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में था उसको अब वापस कन्वर्ट करने लगा। किसमें कन्वर्ट करने लगा? ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगा, सो दैट कि बॉडी में हमारे ग्लूकोज का अमाउंट एक अमाउंट तक बना रहे। ठीक है, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी करने के लिए भूख लगेगी, हमें भूख लगेगी। वही जो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हुई ना सर्टेन अमाउंट से, तो दैट विल ट्रिगर कि हमें भूख लगे। ठीक है, उससे वो ट्रिगर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भूख लग रही है तो हमारी बॉडी का काम नहीं हो रहा, हार्ट की वर्किंग हो रही है, लंग की वर्किंग हो रही है, किडनी की वर्किंग हो रही है, तो उस सब की वर्किंग के लिए एनर्जी चाहिए ना। वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी इसको इसमें कन्वर्ट करके। ठीक है, तो जब इसका अमाउंट बनना शुरू होता है तो जब इसका अमाउंट बनना शुरू होगा तो इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, और जैसे इसकी प्रोडक्शन होगी इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। इसकी प्रोडक्शन ने इसको स्टॉप किया, इसकी प्रोडक्शन ने इसको स्टॉप किया। इतनी अमाउंट में कौन सी हार्मोन कब बननी है, इस केस की बात करेंगे। कौन डिसाइड कर रहा है? कौन सा फैक्टर ये डिसाइड कर रहा है कब इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, कब ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा? ये ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ये कंट्रोल कर रही। तो हम डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द अमाउंट एंड द टाइमिंग ऑफ द हार्मोन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस पैनक्रियाज। कब इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, कब ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड कर रहा है? ब्लड ग्लूकोज की लेवल डिसाइड कर। इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ में आया? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, जियोट्रॉपिज्म। अगर हम किसी प्लांट को इस तरीके से रख दें, मान लो कोई गमला है और उस गमले में हमने क्या किया, प्लांट को ऐसे रख दिया, इस तरीके से रख दिया। कुछ दिनों तक आप उसको ऐसे ही छोड़, कुछ दिनों के बाद क्या देखोगे कि उस गमले में जो लगा हुआ प्लांट है, उस प्लांट का जो स्टेम है वो स्टेम ऊपर की ओर मुड़ गया, स्टेम ऊपर की ओर मुड़ गया, और इसका जो रूट है वो रूट नीचे की ओर मुड़ गया। ये जो रूट नीचे की ओर मुड़ा टुवर्ड द ग्रेविटी, तो रूट में कौन सी मैकेनिज्म हो रही है? रूट में हो रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और स्टेम में क्या हो रहा है? स्टेम में हो रहा है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी हो रही है, इट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आया? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये ऊपर की ओर ग्रोथ क्यों हुई होगी? क्योंकि इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन की डिपोजिशन हुई होगी, इस वाले पार्ट, तो वो पार्ट ज्यादा एक्सटेंड हो गया, नीचे वाला पार्ट ज्यादा एक्सटेंड हो गया, ज्यादा लंबा हो गया, तो वो ऊपर की ओर मुड़ गया। इस रूट में क्या होगा? ऊपर में ऑक्सीजन डिपॉजिट हुआ, इधर ऑक्सीजन डिपॉजिट हुआ होगा, ये पार्ट ज्यादा इलोंगेट हो गया, वो नीचे की ओर मुड़ गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये और ये वाला, ये और ये वाला एंड ब्रेन होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड इस जगह पे होगा, यहाँ पे, इस जगह, और हाइपोथैलेमस यहाँ पे होगा, पीनियल यहाँ पे होगा, इस जगह पे। ये हो गया पिट्यूटरी, ये हो गया हाइपोथैलेमस, और ये हो गया पीनियल। होता है प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी अदर पार्ट बिसाइड इट्स सीड। सीड को छोड़ करके प्लांट के किसी भी पार्ट से एक नया प्लांट प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपको सिर्फ यही तो देखना है कि कौन सा प्लांट रूट से प्रोड्यूस होता है, कौन सा स्टेम से होता है, कौन सा लीफ से होता है, बस उसका नाम ही तो याद रखना है। प्रोसेस में कुछ नहीं है, उसका प्रोसेस नहीं आएगा कोई कि लेयरिंग कैसे होता है, ये सब नहीं आएगा।
आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा रूट से कौन कौन से प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, नाम याद रखना है। स्टेम से क्या प्रोड्यूस, प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है बस। लीफ से ब्रायोफाइलम, रूट से सीसम, स्टेम से रूट, मतलब ये सब स्टेम से ये बोल रहा हूँ, मतलब पोटैटो हो गया या फिर जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब बस इतने नाम याद रखें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वेजिटेटिव क्रॉप बस। चलिए वेजिटेटिव क्रॉप के नेक्स्ट क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन किसी ने पूछा। डबल फर्टिलाइजेशन सुनो, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचा, ठीक है, पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचा, पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचा जब सेम स्पीसीज का, तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, दो मेल न्यूक्लियाई होता है। यहाँ पे जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल के अंदर नीचे में ये जो है, ये है सिनर्जिड सेल, इसके ऊपर में यहाँ पे है एग सेल, बीच में है पोलर न्यूक्लियाई, और सबसे ऊपर में है एंटीपोडल सेल। ये जो गैप है, इस गैप को माइक्रोपाइल। तो जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज पहुंचा, ये सिनर्जिड क्या करेगा, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ केमिकल, ठीक है, और उस केमिकल की टुवर्ड इस पॉलन ग्रेन से एक ग्रोथ होनी शुरू होगी, पॉलन ट्यूब की नीचे की ओर ग्रोथ होनी शुरू होगी। अब इसके बाद अगर कोई पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचा, तो इसकी ग्रोथ क्या होगी, इसको रोक देगी। इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है ना, अगले पॉलन ट्यूब से ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है, समझ में आई बात। अगला पॉलन ट्यूब की ग्रोथ यहां से नहीं होगी। अब ये नीचे की ओर ग्रो करता गया टुवर्ड द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिनर्जिड। इस प्रोसेस को कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, और इस तरह से ये ग्रो करता हुआ ये पहुंच गया माइक्रोपाइल के अंदर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई। ये बाद में फॉर्म होती है, मतलब पॉलन ग्रेन आने के बाद ये फॉर्म होती है, इसी से फॉर्म होती है। ये पहुंच गया सिनर्जिड के अंदर, और इसके अंदर से होता हुआ दोनों मेल न्यूक्लियाई इसके यहाँ पे ओव्यूल के अंदर पहुंच गया। ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर दोनों मेल न्यूक्लियाई पहुंच गया। मेल न्यूक्लियाई हो चाहे ये एग सेल हो, हर एक सेल की फॉर्मेशन जो है मियोसिस से हुई है ना, सबका सब हैप्लॉइडिक कंडीशन में है, मतलब आधे सेट क्रोमोसोम के हैं। तो इस दोनों में से एक न्यूक्लियस जो है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। तो पहला जो मेल न्यूक्लियस है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, ये फर्टिलाइज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ, और एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो करके ये क्या बना, ये जो है बनाएगा क्या, एम्ब्रियो बनाएगा। किसका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो या फिर आप इसको जाइगोट भी बोल सकते हो, किसका, ऑफ प्लांट। जो नया प्लांट वहां से प्रोड्यूस होना है, उस प्लांट का एम्ब्रियो या जाइगोट बनाएगा। कौन जाइगोट बनाएगा, पहला फर्टिलाइजेशन। देखो यहां से n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम और यहां से n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, दोनों मिलाकर के ये क्या बन गया, फिर से डिप्लॉइडिक कंडीशन में आ गया, फिर से पहले की तरह रीएस्टैब्लिशमेंट हो गई क्रोमोसोमल नंबर की। तो ये जो पहली फर्टिलाइजेशन है, इस पहली फर्टिलाइजेशन का नाम क्या है, सिनगैमी। इसको सिनगैमी बोलते हैं, पहली फर्टिलाइजेशन को। अब जो ये दूसरी मेल न्यूक्लियस है, यहाँ पे बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई है, इस दोनों के साथ ये आकर के अटैच हो जाएगा। तो जो सेकंड मेल न्यूक्लियस है, ये सेकंड मेल न्यूक्लियस ये फर्टिलाइज करेगा किसके साथ, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पे n कंडीशन में है, और दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो ये n+n के कंडीशन में है। अब ये तीनों न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन करके बनाता है क्या है, ये बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसको बोलते हैं, एंडोस्पर्म इज द फूड, फूड किसके लिए, फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और ये 3n के कंडीशन में है। तीन न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और दोनों फर्टिलाइजेशन टेकन टुगेदर, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दोनों टेकन टुगेदर, वी विल कॉल इट एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसका ये जो है क्या है, ये है फेट। किसका फेट, पहली सिनगैमी का फेट है एम्ब्रियो बनाना, और ट्रिपल फ्यूजन का फेट है एंडोस्पर्म बनाना। और डबल फर्टिलाइजेशन का फेट पूछा जाता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर में हो रहा है, ओव्यूल के अंदर में हो रहा है। तो उसके अंदर तो दोनों चीजें हो रही है, तो दोनों चीजें, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो दोनों मिला करके क्या बनाएगा, दोनों मिला करके बनाएगा सीड बना देगा, प्लांट का सीड बना दिया, सीड बना दिया। अब सीड की जब जर्मिनेशन होगी, तो वहां पे जो है फिर जर्मिनेशन का पार्ट अभी हम दिखाएंगे। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ओव्यूल, ये ओव्यूल क्या बनाता है, सॉरी ओवरी, ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। ये सीड बनाया और बाहर वाला पार्ट फ्रूट बनाया। एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, सुनो। सबसे पहली प्रोसेस, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो खासकर फंगस ग्रुप के होते हैं, वो इसी से ग्रो करते हैं। एक बार में मिलियंस ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होंगे, ये सब एडवांटेज बता रही है, ठीक है। एक बार में मिलियंस ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होंगे, और स्पोर्स जो प्रोड्यूस होंगे वो स्पोर्स
माइक्रोस्कोपिक होने के कारण इजिली फ्लोट करते हैं एयर में, दैट कैन इजिली बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कोई ना कोई तो एक सुटेबल इन्वायरमेंट में पहुंच ही जाएगा, जो सुटेबल इन्वायरमेंट में पहुंचेगा वहां पे ग्रो करेगा। इसके ऊपर एक हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और ये हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो उसको किसी भी तरह के एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करता है। कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जो है जब डिग्रेड होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो फिर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर से न्यूट्रिएंट साइकिल में एंटर कर जाएगा, चाहे वो नाइट्रोजन साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, कोई भी साइकिल, मिनरल साइकिल हो, वो उस साइकिल में एंटर कर जाएगा। यही इसका रोल होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है दैट विल बी एक्टेड अपॉन बाय द माइक्रोब्स, सैप्रोफाइट्स जो है, चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो, वो उस पर एक्ट करेंगे और एक्ट करके उसको जो है कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म, दैट विल अगेन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। अगर बायोडिग्रेडेबल नहीं हुआ तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, वो एनर्जी उसी जगह रुकी रहेगी या न्यूट्रिएंट उसी जगह रुका रहेगा, फिर वो साइकिल में एंटर नहीं करेगा। अब जैसे कार्बन ही है, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में कितना है 0.03%, कार्बोनेट के फॉर्म में क्या है हार्डली 0.07%, इतना ही है। बाकी रेस्ट ऑफ द कार्बन कहाँ पे है? प्लांट की बॉडी में है या एनिमल की बॉडी है ना। जितने भी कार्बन, हमारी बॉडी कार्बन की तो बनी है, कोई भी प्लांट बॉडी कार्बन की तो बनी है, तो कार्बन का बेसिकली प्रेजेंस कहाँ पे है? प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में। अगर वो डिग्रेड ही नहीं होगा तो कार्बन तो वहीं रुकी रह जाएगी, फिर नया ऑर्गेनिज्म कहां से आए? प्रोटीन भी कार्बन से बना है, कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन से बना है, फैट भी कार्बन से बना है, सब कुछ तो कार्बन से ही बना है। तो अगर कार्बन वहीं रुका रह गया तो फिर नया कार्बन आएगा कहां से? मतलब वो कार्बन साइकिल में कैसे आए? इसलिए उसको डिकम्पोजर्स को इसको डिकम्पोज करना जरूरी। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया? हमने जो एनर्जी कंज्यूम किया, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज करो ग्रास है, ग्रास के पास अगर अवेलेबल एनर्जी 10,000 जूल की है, तो ग्रास के पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो इसने किसको ट्रांसफर किया? सपोज करो डियर को ट्रांसफर किया। तो डियर जो है जो इस एनर्जी को कंज्यूम करेगा, अगर ग्रास के पास अवेलेबल एनर्जी की बात करें, वो इसको जो ट्रांसफर करेगा वो सिर्फ इसका 10% ही ट्रांसफर करेगा। क्यों 10% ट्रांसफर करेगा? बाकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, उस यूटिलाइज करेगा। ग्रास का सिर्फ एक ही काम थोड़ी ना कि फोटोसिंथेसिस करना, ग्रास को अपनी ग्रोथ के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो इसका सिर्फ 10% ओनली विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म जिसमें कि वो एनर्जी के ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, हम जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसका 90% एनर्जी लॉस्ट होता है। कहां लॉस्ट होता है? डे टू डे एक्टिविटी में लॉस्ट। 10% ऑफ द एनर्जी जो है वो बॉडी में मास के फॉर्म में कन्वर्ट। तो यहां पे भी जो है 10% विल बी कन्वर्टेड इन द बॉडी ऑफ डियर, जो कि उसके फ्लैश के फॉर्म में फ्लैश की लेंथ इंक्रीज किया या फिर एनर्जी को बढ़ाया। तो यहाँ पे इसका सिर्फ 10%, मतलब डियर के पास जो पहुंचा वो सिर्फ पहुंचा 1000। अब इस डियर को कोई टाइगर खा रहा है, तो टाइगर जो डियर को कंज्यूम करेगा, डियर ने जो इतना कंज्यूम किया, इतना इसके पास में है, तो इसका 90% तो लॉस हो जाएगा। इसकी बॉडी में कितना रिमेन रहा? कितना? 10%, मतलब 100 जूल ही तो रिमेन रहा, वही तो जाएगा ना टाइगर को। तो टाइगर को इसका 10% गया, 10% गया, मतलब इसके पास कितना गया? 100 जूल गया। अगर इसके ऊपर भी जाओगे तो उसका 10% जाएगा, बाकी 90% जो है वो डे टू डे एक्टिविटी में लॉस्ट होता है। ये थियरी किसने दिया? लगभग 10% होता है, एग्जैक्ट 10% नहीं होता, लगभग 10% होता है। ये लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में ये थियरी दी, और उसी उन्हीं की थियरी के बेस पे इसको 10% लॉ बोला गया। ठीक है, 10% लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा स्टेप नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि जितना ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी की लेवल इतनी कम होती चली जाएगी कि फूड की अवेलेबिलिटी, मतलब एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम होती चली जाएगी, ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 3, 4, मैक्सिमम 5 तक स्टेप होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। जितना फूड चेन छोटा होगा उतना ही वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एनर्जी के ट्रांसफर उतनी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन 10% लॉ से नहीं आता, बायोमैग्निफिकेशन से आता। बायोमैग्निफिकेशन जो है ये क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे वहां पे हार्मफुल केमिकल की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जाती है। जो सबसे ऊपर का ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में हार्मफुल केमिकल की लेवल उतनी ही ज्यादा हो, टॉप मोस्ट लेवल में हार्मफुल केमिकल की लेवल उतनी ही ज्यादा होगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो अगर ऐसे जैसे अभी आप इसका पिरामिड बनाओगे तो पिरामिड कैसा बनेगा? ऐसा पिरामिड बनेगा, ग्रास में सबसे ज्यादा एनर्जी, डियर में उससे कम एनर्जी, टाइगर में उससे कम एनर्जी। लेकिन यही आप बायोमैग्निफिकेशन का पिरामिड बनाओगे तो ये बायोमैग्निफिकेशन का पिरामिड जस्ट इसका उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा? क्योंकि ग्रास में सबसे कम पेस्ट, उससे ज्यादा पेस्ट किसमें? डियर में। क्योंकि डियर एक ग्रास तो नहीं खा रहा ना, एक दिन में बहुत सारा ग्रास खा रहा है, तो एक ग्रास पे कितनी
एनर्जी, एक ग्रास पे कितने केमिकल है, मान लीजिए कि एक ग्रास पे अगर 0.0001 ग्राम डीडीटी है या पेस्ट है, तो एक डियर के बारे में सोचो तो एक दिन में कितना ग्रास खाता होगा, उतना गुना उसकी बॉडी में एंटर किया। अगर एक डियर एक दिन में मान लो 10,000 ग्रास खाया, तो उस 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना डीडीटी उसकी बॉडी में पहुंच रहा है। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे अब एक टाइगर मान लीजिए एक दिन में 2 डियर भी खाया, तो 2 डियर भी खाया तो उसमें उसकी बॉडी में उसके जो डियर के बॉडी में उसका 2 गुना पहुंच गया। बायो मैग्नीफाई होता चला जाता है। तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। एनर्जी का पिरामिड बनाओगे ये सीधा बनेगा, मास का बनाओगे सीधा बनेगा, नंबर का बनाओगे ये सीधा बनेगा, लेकिन अगर बायो मैग्निफिकेशन का बनाओगे तो ये उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा, रीजन क्या हो गया, हाईएस्ट लेवल पे अमाउंट बढ़ता चला। समझ में आया? जितनी ज्यादा स्टेप होगी उतना ज्यादा मैग्नीफाई। ओके, ये हो गया 10% लॉ और बायोमैग्नेटिक। किसी भी, अब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें हमेशा जो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे कि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम फादर, तो वहां पे हमेशा क्रोमोसोम की सेट प्रेजेंट होगी। 23 क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड 23 इज कमिंग फ्रॉम फादर। तो 23 उनके जो क्रोमोसोम है मदर के और 23 फादर के, वहां पे क्या होता है, सेट बन। अब जैसे मान लीजिए मदर के क्रोमोसोम को हम यहाँ पे कैपिटल से डिनोट कर लें, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। तो अगर पैटर्नल, ये मैटरनल क्रोमोसोम है तो पैटर्नल क्रोमोसोम को हम चलो स्मॉल से डिनोट कर लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल ए डबल बी यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगा। यहाँ ये आया इसकी गैमीट में से, ये इसके गैमीट से आया, ये इसके गैमीट से आ रहा है इस तरह के 23 क्रोमोसोम, और पैटर्नल क्रोमोसोम से यहां से आ रहा है 23 क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहां से ये ए इसके साथ पेयर बनाया तो ये एक पेयर हो गया, ये इसके साथ एक पेयर बनाया तो ये क्या हो गया, एक दूसरा पेयर बन गया। ये इसके साथ पेयर बनाया तो कैपिटल सी, मैं ऐसे सिंबॉलिकली बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता क्रोमोसोम, पर सिंबॉलिकली बता। तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। जो बच्चा होगा उस बच्चे में एक पेयर मैटरनल है, एक पेयर पैटर्नल, मतलब पेयर का एक मैटरनल होगा, एक पैटर्नल होगा। अगर क्रोमोसोम के हिसाब से देखो तो जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम इस तरह का है तो बिल्कुल इसी तरह का क्रोमोसोम पैटर्नल भी आएगा, इसी तरह का सेम साइज सेम स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम मदर से आएगा, सेम फादर से आएगा। जैसे ये सेकंड क्रोमोसोम है तो मान लीजिए सेकंड क्रोमोसोम ऐसे है तो मैटरनल से में भी एक ऐसा ही क्रोमोसोम होगा, ये दोनों आपस में पेयरिंग बनाएगा। तीसरा क्रोमोसोम मान लीजिए ऐसे है तो पैटर्नल में भी तीसरा क्रोमोसोम ऐसे आया, ये इस तरह का पेयरिंग बनेगा। तो ये जो पेयर क्रोमोसोम का है इस तरह के 23 पेयर, ठीक है, 23 क्रोमोसोम के पेयर में से एक, हर पेयर का एक मैटरनल और एक पैटर्नल। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है जो दिखने में एक जैसा, शेप, साइज, नंबर ऑफ जीन, काइंड्स ऑफ जीन, सब कुछ एक जैसा, इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते क्या है, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम। तो इस तरह के कितने होमोलोगस पेयर होंगे, 23 होंगे फीमेल के केस। मेल के केस में 23 नहीं होगा, मेल के केस में 22, क्योंकि मेल के केस में जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स वाई, इसकी पेयरिंग नहीं होती, ये दोनों एक जैसा नहीं होता, बाकी सब पेयर होंगे, ये सिर्फ पेयर नहीं। तो पेयर्ड क्रोमोसोम मेल के केस में 22, फीमेल के केस में 23। ये दोनों को क्या बोला, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम। अब इस होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के ये जो बीच में है इस स्ट्रक्चर, जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, इसको सेंट्रोमियर बोला जाएगा। सेंट्रोमियर से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये, सपोज करो कि ये जो है 12th पेयर, 12th पेयर में सेंट्रोमियर से इस स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक जीन प्रेजेंट है, वो है आई की कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन। तो दूसरी वाली पेयर का जो दूसरा क्रोमोसोम है उतनी ही एग्जैक्ट वही डिस्टेंस पे जो एक जीन होगा, ये भी किसके लिए होगा, आई की कलर के लिए ही होगा। ठीक है, तो अब आई का कलर जो है यहाँ पे मैटरनल क्रोमोसोम में और पैटर्नल क्रोमोसोम में सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि मैटरनल, मान लो कि ये मैटरनल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल का भी आई कलर ब्लैक हो और पैटर्नल का भी आई कलर ब्लैक हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मदर का और फादर का दोनों आई कलर ब्लैक हो तो वहां से दोनों क्रोमोसोम जो आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे सपोज करो एक दूसरा एग्जांपल ले ले, मान लो यहां से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये जो जीन इस जगह प्रेजेंट है वो हेयर की स्ट्रक्चर के लिए,
और हेयर की स्ट्रक्चर में यहाँ पे मान लो कि ये फादर का है और ये मदर का है। फादर का हेयर स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट हेयर है और मदर का जो हेयर स्ट्रक्चर है वो कर्ली हेयर का है। ये पॉसिबल है बिल्कुल। तो वहां पे फादर का जो हेयर स्ट्रक्चर का जीन आ रहा है वो है स्ट्रेट हेयर का और मदर का जो आ रहा है वो कर्ली हेयर का। ये बिल्कुल पॉसिबल है, जैसा वहां पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा ही आएगा। तो ये जो जीन की पेयर है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, कहां से, सेंट्रोमियर से, जो कि सेम कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैरेक्टर सेम है, आई कलर, सेम कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उस पेयर ऑफ जीन को हम लोग बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील बोला जाता है इसको। तो दिस पेयर ऑफ जीन जो कि सेम लोकेशन पे होगा, कहां से, सेंट्रोमियर से, जो कि सेम कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, सेम लोकेशन पे सेम कैरेक्टर के लिए और होमोलोगस पेयर पे, दोनों, इस पेयर को क्या बोला जाएगा? एलील बोला जाएगा। इसी तरह से इस दोनों पेयर को क्या बोला जाएगा? एलील बोला जाएगा। ठीक है, सेम लोकेशन। अब ये पॉसिबल है कि उस दोनों एलील का जो कैरेक्टर है, मतलब वेरिएशन है, वो भी सेम है। ये देखो दोनों का वेरिएशन भी सेम है ना? अगर वेरिएशन भी सेम है तो वैसी कंडीशन में इस दोनों जीन को हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। अगर वो सेम वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे टॉल टॉल है, हाइट की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हाइट की बात करे होते, ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करता, ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करता, तो क्या हो जाता? होमोजाइगस। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर हम हेयर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और हेयर स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि ये स्ट्रेट हेयर के लिए है और ये कर्ली हेयर के लिए है, तो क्या ये दोनों जीन की वेरिएशन सेम है या अलग अलग है? अलग है। तो ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है कि उस दोनों में से दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करे, दोनों में से सिर्फ एक ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे। और कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर पाएगा। इस दोनों में से दोनों तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आधा बाल स्ट्रेट होगा आधा कर्ली होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्या होगा? या तो कर्ली होगा या स्ट्रेट होगा। तो वैसी कंडीशन में जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। और जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा? रेसेसिव। ठीक है। डोमिनेंट या रेसेसिव जो होता है वो हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, डोमिनेंट या रेसेसिव हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, समझ में आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब हम लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि जब भी कोई कैरेक्टर होता है, कोई भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कोई भी, जैसे ये आई कलर, आई कलर यहां पर रिप्रेजेंट होगा या यहां पर रिप्रेजेंट होगा? ये क्या है? गैमीट। गैमीट में कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है? गैमीट में तो कोई कैरेक्टर नहीं होगा ना, चाहे वो एग सेल हो या मेल गैमीट हो, दोनों में कभी कोई कैरेक्टर आ सकता है? नहीं है। कैरेक्टर कब आएगा? बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर है तो इसका मतलब वो हमेशा पेयर में है, उसमें एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, पेयर में है। ये बात समझ में आ रही है? तो कोई भी कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन तभी होगी जब वहां पे जीन पेयर में, और जब वहां पे गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो वो सैग्रीगेट कर जाएगा। ये अलग, ये अलग, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों एक साथ, चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो। लेकिन जब गैमीट बनेगा तो गैमीट में से क्या होगा? दोनों में से रैंडमली कोई एक पास होगा, या तो ये पास हो या ये पास हो, या तो ये पास हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहे हैं तो या तो ये पास हो सकता है या ये पास हो सकता है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन सी, किसके लिए है? मोनोहाइब्रिड के लिए। और लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके लिए है? दोनों के, दोनों के लिए। मोनोहाइब्रिड के लिए भी होगा, डायहाइब्रिड के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। जब हम होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम की बात करते हैं, जैसे होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम है, मान लीजिए कि ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे है रिंकल। दूसरा हम ले लेते हैं, ये होमोलोगस पेयर में यहां पे है येलो कलर और यहां पे है ग्रीन कलर। तो ये होमोलोगस पेयर पे होगा, राउंड राउंड होमोलोगस पेयर पे होगा, येलो येलो होमोलोगस पेयर पे होगा।
जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी, मियोटिक प्रोसेस होगी, मियोसिस की प्रोसेस गैमीट फॉर्मेशन के लिए या फिर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन के लिए, एग सेल की फॉर्मेशन के लिए, जहां पे मियोसिस की प्रोसेस होनी है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, वैसी कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा जो क्रोमोजोम की पेयर है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पेयर बनाती है, होमोलोगस पेयर, इस तरह से पेयर बनाती है। जो 23 पेयर की बात कर रहे हैं ना हम लोग ह्यूमन के केस में, पी प्लांट के केस में उस तरह के 14 पेयर, 7 पेयर होते हैं, 7 पेयर्स। मतलब अगर ह्यूमन की बात करें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, पी प्लांट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 14, 7 पेयर है। तो जैसे यहाँ पे ह्यूमन के केस में 23 पेयर बनेंगे, वहां पे 7 पेयर बनेंगे पी प्लांट के केस में। तो वहां पे क्या होता है कि पी प्लांट में जितने क्रोमोसोम, जितने कैरेक्टर आपने पढ़े हैं, हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द सीड, तो वो सब के सब जो है इंडिविजुअल, ये अलग अलग क्रोमोसोम पे, ये एक अलग क्रोमोसोम पे कलर ऑफ फ्लावर नहीं, कलर जैसे कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, ये सब जो है अलग अलग पे। तो यहाँ पे होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम जो है जब यहाँ पे बना गैमीट की फॉर्मेशन के थ्रू, तो ये ऊपर की ओर ट्रांसफर हुआ और ये नीचे की ओर ट्रांसफर होता है मियोसिस की प्रोसेस में। ये ऊपर की ओर ट्रांसफर हुआ, ये नीचे की ओर ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे क्या पहुंचा, स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या पहुंचा, स्मॉल वाई। नीचे क्या पहुंचा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इस तरह से वहां पे क्रोमोसोम जो है सेपरेट होता है। अब एक बात बताओ, क्या इस आर आर की सेपरेशन में, इस आर आर की सेपरेशन में इसका कोई रोल है? इसकी सेपरेशन, इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की सेपरेशन, क्या इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना? और इसकी सेपरेशन में इसका कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसकी सेपरेशन इससे इंडिपेंडेंट और इसकी सेपरेशन इससे इंडिपेंडेंट। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डायहाइब्रिड क्रॉस में आएगा। देखो दो कैरेक्टर है ना यहाँ पे, एक कैरेक्टर यहाँ, एक कैरेक्टर यहाँ, इसलिए इसको लॉ ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस को, समझ में आया? लॉ ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। 3 लॉ बताया पहले आपको। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया कि जब भी कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है तो क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होगा, लेकिन जब गैमेट बनेगी तो वो दोनों अलग हो जाएगा। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, जो रिसेसिव होगा वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये दोनों जगह पे होगा, मोनोहाइब्रिड में भी और डायहाइब्रिड। तीसरा आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसकी असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का मतलब सेपरेशन ही होता है। इसकी असॉर्टमेंट इस दोनों से अलग और इसकी असॉर्टमेंट इस दोनों से अलग, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। जैसे ये अभी हम क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, तो ये क्रोमोसोम को जब हम मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो मैक्रोस्कोपिक व्यू में डीएनए हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, और इसमें इस तरह की लाइनिंग आपको नजर आएगी डीएनए के अंदर। यहां पे क्या होता है कि 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके किसी स्पेसिफिक पार्ट को हम बोलते हैं जीन। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तभी तो दो क्रोमोसोम के दोनों पार्ट अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले क्रोमोसोम आपको किस फॉर्म में दिखता है? सबसे पहले क्रोमोसोम दिखता है आपको इस तरह के फाइबर के फॉर्म में। जब डिवीजन होने वाला होता है तो ये पहले अपने आप को कंडेंस करना शुरू करता है, कंडेंस करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये हाईली कंडेंस हो जाएगा तब ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, रेप्लिकेट करेगा और अपनी जैसी ही एक स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट करेगा। जितने क्रोमोसोम है हर एक क्रोमोसोम अपनी जैसी एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद इसका आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर ट्रांसफर हो जाता है। आधा पार्ट एक सेल में और आधा पार्ट, जैसे ये एक सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, इसके बाद दोनों पार्ट डिवाइड हुआ, ये एक सेल के अंदर और ये दूसरे सेल। समझ में आया क्या क्या हुआ? ये क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल बना। और इस तरह के 46 क्रोमोसोम है, तो 46 के 46 क्रोमोसोम ने अपने आप को डिवाइड किया। कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, माइटोसिस। मियोसिस में तो इस तरह के क्रोमोसोम जो है पहले रेप्लिकेट, मतलब वहां पे क्या होंगे, पेयर बनाए, पेयर बना के पहले वो सेपरेट होंगे, फिर उसके बाद फिर से इस तरह की सेपरेशन। मियोसिस में थोड़ा अलग होता है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में इस तरह के पहले दोनों होमोलोगस पेयर एक जगह पे आए, वो दोनों सेपरेट होंगे, वो सेपरेट होने के बाद फिर से ये प्रोसेस होगी, फिर वो दोनों सेपरेट। तो मियोसिस में 2 बार डिवीजन, माइटोसिस में सिर्फ 1 बार डिवीजन। ये जो इससे इसमें जाने की प्रोसेस है, इसको हम लोग डीएनए रख लेते हैं, इससे इसमें जाने की प्रोसेस। तो इसमें एक्चुअली जो
क्रोमोजोम की रेप्लिकेशन देख रहे हो तो वो एक्चुअली इसकी रेप्लिकेशन, ये किससे बना हुआ है? इससे बना हुआ है। ये क्रोमोजोम डीएनए से बना हुआ है, तो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। ये जो रेप्लिकेशन हो रही है ना, एक्चुअली डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। तो ये जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तो रेप्लिकेट करते वक्त क्या होता है कि दोनों डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो ओपन हो जाती है, ओपन हो जाती है दोनों स्ट्रैंड का, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। अब यहाँ पे एक नई स्ट्रैंड बनती है और यहाँ पे एक नई स्ट्रैंड बनती है। ये जो नई स्ट्रैंड बनेगी ये एग्जैक्टली पुराने वाले स्ट्रैंड की कॉपी, स्ट्रैंड की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी होती है, वैसी ही कॉपी बनेगी। तो ये जो है एक अलग स्ट्रैंड बना लिया फिर से, और ये जो है एक अलग स्ट्रैंड बना लिया फिर से। तो ये सारा काम जो है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। तो जब यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुआ ना, तो यहाँ पे जो नई कॉपी बनती है वो नई कॉपी एग्जैक्टली वैसी ही कॉपी होगी जैसे यहाँ पे पहले। इसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन ये बनती बहुत फास्ट है, 1 सेकंड में इस तरह के 2000 लाइन से अटैच हो। इस लाइन को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। 1 सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, उसके साथ एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन करके अमीनो एसिड होता है। ये सब चीजें होती है यहाँ पे बीच में, इस बीच जो अटैच होती है। तो जब ये अटैचमेंट होती है ना, इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है, और वो जो गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है ना, उसी गलती को हम लोग बोलते क्या है? म्यूटेशन। दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। और वो गलती विल लीड टू वेरिएशन। ठीक है, वो गलती कैसे हुई? इसकी कॉपिंग के लिए। जैसे अभी मैंने बोला क्या, यहाँ पे इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड से डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर से एडेनिन अटैच होगा, एडेनिन से थायमिन अटैच होगा, थायमिन से डीऑक्सीराइबोज शुगर, फिर यहाँ पे फॉस्फेट, इस तरह से अटैच होता है। अब ये जो अटैचमेंट हो रही है, तो यहाँ पे एडेनिन के साथ थायमिन था, कभी यहाँ पे गलती से कुछ और आया, उससे क्या हुआ? सीक्वेंस चेंज हो। अब सीक्वेंस चेंज हो गया, जैसे मान लो कि ये एक सीक्वेंस है, अब इसमें जो है एक सीक्वेंस चेंज हो गया, क्या ये अलग चीज बन गया? बन गया अलग चीज। ये एक अलग प्रोटीन था, सीक्वेंस एक चेंज हो गया, अलग चीज बन गई, वेरिएशन आ गई। इसी तरह से वेरिएशन यहाँ पे आ जाती है। वेरिएशन विल लीड टू बेटर एडेप्टेबिलिटी। हो सकता है उस वेरिएशन की अगर वो बेनिफिटेड हुआ, सुटेबल टू एनवायरनमेंट हुआ, सर्वाइवल बढ़ जाएंगे। ठीक है, इनको डिफाइन कैसे, वेरिएशन कैसे डिफाइन करेंगे? सडन चेंज, सडन चेंज इन द जेनेटिक कैरेक्टर। जो म्यूटेशन का डेफिनेशन है वही वेरिएशन का डेफिनेशन। वेरिएशन कैन बी फॉर द बेटर आल्सो फॉर द वर्स। कैन बी, कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएशन हमेशा बेटरमेंट के लिए ही होगा, बिल्कुल नहीं। इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएशन हमेशा बेनिफिशियल ही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि वेरिएशन से जो है वो बेनिफिशियल ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। हाइब्रिड क्रॉस में आपको 2 कैरेक्टर लेने पड़ेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर हम ले लें राउंड एंड येलो सीड, और दूसरा हम ले लें रिंकल्ड ग्रीन सीड, रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो राउंड को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, येलो को स्मॉल वाई कैपिटल वाई से, और रिंकल्ड को स्मॉल आर से, ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा पैटर्नल कैरेक्टर जो कि पेरेंट आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो गैमीट की फॉर्मेशन होगी, तो अभी जैसे बताया था, इस दोनों में से रैंडमली कोई एक पास होगा, इस दोनों में से रैंडमली कोई एक पास होगा, फिर यहाँ पे इस दोनों में से रैंडमली कोई एक पास हुआ, इस दोनों में से रैंडमली कोई एक पास हुआ। सॉरी, ये दोनों तो एक साथ होगा ना। ये हो गया हमारा पेरेंटल गैमीट। ये सब चीजें यहाँ पे लिखनी जरूरी होती है। पेरेंटल गैमीट हो गया ये पेरेंटल गैमीट दोनों फ्यूज किया, कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये आ गया आपका F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन का जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा? 100% वो राउंड होगा, और राउंड के साथ में क्या होगा? येलो होगा। 100% राउंड एंड येलो। जितने भी सीट बनेंगे, 1000 सीट बने, 1000 के 1000 सीट कैसे बनेंगे? राउंड एंड येलो बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस F1 जनरेशन को के प्लांट को पेरेंट बनाएंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इससे जो गैमेट की प्रोडक्शन होगी, ये दोनों सेपरेट होगा, ये दोनों सेपरेट होगा। ये इसके साथ आ सकता है, अगर ये इसके साथ आया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और अगर ये इसके साथ आया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्या ये समझ में आ रहा है?
अगर ये इसके साथ आया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और अगर ये इसके साथ आया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से चार कैरेक्टर, चार गैमेट यहाँ पे भी बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, चार गैमेट यहाँ पे बने। अब ये गैमेट इस चारों में से किसी के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है, और उसी तरह से इसके भी चार पॉसिबिलिटी होंगे, इसके भी चार होंगे, इसके भी चार होंगे, टोटल 16 पॉसिबिलिटीज होगी। जो ये 16 पॉसिबिलिटी, ये हमारा F1 गैमेट है, इस F1 गैमेट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए हम लोगों ने पुनेट स्क्वायर बोर्ड बनाया था। पुनेट स्क्वायर बोर्ड आता है बनाने के लिए सबको, सबका। तो यहाँ पे जो चार कैरेक्टर हमारे पास आते हैं, चार वेरिएशन जो आती है, सबसे पहली वेरिएशन होती है राउंड एंड येलो, दोनों डोमिनेंट। ये कितने आएंगे? 9। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, ये आ जाएगा 3, और रिंकल्ड ग्रीन ये आ जाएगा 1। तो ये रेशियो आ गई 9:3:3:1। ठीक है। अगर यहीं पे मोनो हाइब्रिड लोगे तो कोई एक कैरेक्टर ले लो, राउंड रिंकल्ड या येलो ग्रीन, कोई एक कैरेक्टर ले लो, फिर वहां से बना लो ये सारी। ठीक है। कभी कभी ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तो इस बार किसी पेपर में नहीं देखा मैंने, कि क्या हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डाई हाइब्रिड से प्रूव कर सकते हैं? तो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्रूव किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल प्रूव किया जा सकता है। अगर हम एक कैरेक्टर ले लें राउंड और रिंकल्ड, एक कैरेक्टर ले, तो राउंड देखो कितने हैं, ये दोनों राउंड है 12, और ये दोनों कितने हैं 4, तो 12:4 का मतलब 3:1 का आ गया। यही तो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 का रेशियो। तो यहां से भी आप प्रूव कर सकते हो, या फिर अगर आप येलो और ग्रीन लेना चाहो उससे भी प्रूव कर सकते हो, सेम आएगा। येलो देखो 12 होंगे और ग्रीन जो है 4 होंगे, उससे भी प्रूव कर सकते सुनो, देखो ब्लड ग्रुप में क्या है कि ब्लड ग्रुप में क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली ये लॉ ऑफ मेंडेलियन जो थियरी है उसको फॉलो नहीं कर, ये एक एक्सेप्शनल केस, और ये को डोमिनेंस का केस। तो को डोमिनेंस के केस में क्या होता है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो दो जीन होते हैं, दोनों जीन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो जीन हैं, दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए है, तो आई ए वाले को भी ए बोलोगे, है ना, इसको भी ए बोलोगे, और इसकी जगह पे आई ओ इसको भी ओ बोलोगे, इसको भी ए बोलोगे। क्यों? देखो यहाँ पे ऑल्दो क्या है कि ये भी अपने लिए प्रोटीन बना रहा है और ये भी बना रहा है। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो कैरेक्टर टॉल ही होगा, यही पढ़ा था ना आपने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये अपने लिए आरबीसी बनाएगा जिस आरबीसी के ऊपर ए टाइप का शुगर होगा, लेकिन ये भी अपने लिए आरबीसी बनाएगा जिस आरबीसी के ऊपर कोई शुगर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रही, लेकिन हम लोग इसको बोलने के लिए ब्लड ग्रुप ए ही, क्योंकि कंफ्यूजन काफी ज्यादा होती है तो इसलिए हम लोग इसको ए ही। बी ब्लड ग्रुप में आई बी को भी बी बोलोगे, या फिर आई ओ है तो भी बी बोलोगे उसको। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आई बी, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो आई ओ। क्लियर? अब यहाँ पे किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे जो है उसके बच्चे का प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप, कोई पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और कोई पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप बी है। अब हमको इसको पेडिग्री एनालिसिस से निकालनी है कि उसके इसमें क्या आएगा। तो एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस करने के लिए पहले आप उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की एनालिसिस की एजम्पशन कीजिए कि क्या हो सकता है। तो इसका ए ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप को देख के तो नहीं पता चलेगा उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वहां पे जो है या तो आई ए हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप में या तो आई बी हो सकता है या फिर आई ओ हो सकता है। तो यहाँ के केस में अगर मान लीजिए इसको हम फर्स्ट सिचुएशन मान लें और इसको सेकंड सिचुएशन मान लें, इसको थर्ड सिचुएशन और इसको फोर्थ सिचुएशन मान लें, और अगर यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है फर्स्ट विद थर्ड,
ठीक है, फर्स्ट विद थर्ड की क्रॉसिंग हो रही है, तो इसका मतलब आई ए इज क्रॉस्ड विद आई बी। इसमें तो सिर्फ एक ही गैमेट बन सकता है, वो है आई ए। मैंने आपको कई बार बोला है कि टाइप्स ऑफ द गैमेट कभी नंबर ऑफ द गैमेट्स कभी मत लिखिएगा, जब भी लिखिए टाइप्स ऑफ द गैमेट लिखिए। यहाँ पे जो टाइप बनेगा वो आई बी एक ही टाइप का बनेगा। अब ये दोनों गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो आई ए आई बी, मतलब उसका ब्लड ग्रुप निश्चित है कि ए बी ही होगा। अगर ये आया, अगर आया कि किस कंडीशन में ए बी ही हो सकता है, ये कंडीशन है, सिर्फ ए बी होगा। चलिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट इज क्रॉस्ड विद फोर, तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? तो ये सिचुएशन बनेगी आई ए इज क्रॉस विद आई बी आई ओ। यहाँ पे एक गैमेट बन रहा है आई ए, बट यहाँ पे तो दो गैमेट बन रहा है आई बी और आई ओ। अब ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो ए बी ब्लड ग्रुप आया, ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो ए ओ मतलब ए ब्लड ग्रुप आया। समझ में आया? तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अगर हम टू को कंसीडर करें, टू इज क्रॉस विद थ्री, तो टू इज क्रॉस विद थ्री मतलब आई ए आई ओ इज क्रॉस विद आई बी। यहाँ पे दो तरह के गैमेट बने, आई ए आई ओ, यहाँ पे एक ही तरह का गैमेट बना, दैट इज आई बी। अगर ये क्रॉस हुआ तो ए बी ब्लड ग्रुप, ये अगर क्रॉस हुआ तो बी ओ, कहने का मतलब बी ब्लड ग्रुप। समझ में आया? चौथी सिचुएशन अगर हम लें, यहाँ पे टू इज क्रॉस विद फोर, तो टू इज क्रॉस विद फोर मतलब आई ए आई ओ इज क्रॉस विद आई बी आई ओ। अब यहाँ पे भी दो गैमेट बन रहे हैं आई ए और आई ओ, यहाँ पे भी दो गैमेट बन रहे हैं आई बी एंड आई ओ। जब ये क्रॉस होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, जब ये क्रॉस हुआ तो ए ओ मतलब ए ब्लड ग्रुप, अगर ये क्रॉस हुआ तो बी ओ मतलब बी ब्लड ग्रुप, और ये अगर क्रॉस हुआ तो ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से आपको एजम्पशंस करने होते, एनालिसिस का मतलब यही होता। ये तो अभी आपने एक जनरेशन बोला देखा, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, इस तरह के कई जनरेशन को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तब उसको बोला जाता है पेडिग्री।